संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। आज हम इसका क्वेश्चन से करते हैं। संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 1 है, कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? सवाल है, कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? वे रेशे जो कृत्रिम रूप से मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, जो पौधों और जंतुओं से प्राप्त नहीं होते, संश्लेषित या मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। संश्लेषित रेशे 3 प्रकार के होते हैं। क्या कहा? संश्लेषित रेशे वैसे रेशे जिसे मनुष्य कृत्रिम रूप से यानी केमिकल रिएक्शन से बनाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? संश्लेषित रेशे कहते हैं। यानी पौधों और जंतुओं से इसे प्राप्त नहीं किया जाता। 3 प्रकार के होते हैं संश्लेषित रेशे, एक पॉलिएस्टर और एक एक्रिलिक, दूसरा है रेयॉन और तीसरा नायलॉन। ये 3 तरह के जो है संश्लेषित रेशे होते हैं। अब आते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। रेयॉन एक संश्लेषित रेशा नहीं है क्योंकि इसका रूप रेशम समान होता है। इसे कास्ट लुगदी से प्राप्त किया जाता है। इसके रेशों को प्राकृतिक रेशों के समान बुना जा सकता है। तो इसका जवाब होगा, इसे कास्ट यानी लुगदी से प्राप्त किया जाता है, इसलिए ये संश्लेषित रेशा नहीं है। उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संश्लेषित रेशे डैश अथवा डैश रेशे भी कहलाते हैं। इसको क्या कहते हैं? मानव निर्मित और कृत्रिम रेशे भी कहलाते हैं। संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं जो डैश कहलाते हैं। वो क्या हो जाएगा? ख नंबर में संश्लेषण कहलाते हैं। यहाँ पे संश्लेषण होगा। संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक बहुलक है। प्लास्टिक भी एक बहुलक है, संश्लेषित रेशे के जैसा। नायलॉन रेशों से निर्मित 2 वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाती हो। पैराशूट तथा चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सी नायलॉन रेशे की प्रबलता को दर्शाती है। ऐसा 2 नाम बताने बोला था। नायलॉन रेशे से निर्मित 2 वस्तुओं के नाम है, एक पैराशूट और दूसरा रस्सी जो आता है। पैराशूट तथा चट्टानों पर चढ़ने के लिए जो रस्सी आता है वो नायलॉन रेशे की प्रबलता को खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। क्या होता है? प्लास्टिक का जो प्रयोग, पात्र यानी प्लास्टिक के जो बर्तन होते हैं उसका क्या क्या आप उपयोग कर सकते हैं। ये हल्का होता है, ये चिरस्थायी होता है यानी ज़्यादा दिन टिकता है, ये मजबूत होता है यानी ये स्थायी भी होता है, ज़्यादा दिन भी टिकता है, और ये हल्का भी होता है। इसलिए इसका उपयोग लोग जो है ज़्यादातर खाद्य पदार्थों के लिए आजकल करते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर प्रयोग जो है प्लास्टिक का घर में लोग सामान रखने में करता है। अब है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में क्या अंतर है? वो प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। इसे आसानी से मोड़ा जा सकता है। यह ऊष्मा का सुचालक है। इसका प्रयोग कंघियां, खिलौने, विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण के लिए किया जाता है। यही है थर्मोप्लास्टिक। अब है थर्मो सेटिंग प्लास्टिक कौन है? ये प्लास्टिक जो गर्म करने पर विकृत नहीं होता और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाता है। इसे आसानी से मोड़ा नहीं जा सकता। ये ऊष्मा का कुचालक होता है। इसका प्रयोग बिजली का स्विच, विभिन्न बर्तनों, हत्थे, रसोई के बर्तन, फर्श टाइल आदि बनाने में किया जाता है। यानी स्विच वगैरह जो होता है बिजली का, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का होता है। आप देखोगे तवे वगैरह हो, उसका जो हत्था होता है वो भी प्लास्टिक का बना होता है, जो ज़्यादा गर्म नहीं होता है और गर्म होने पर पिघलता नहीं है, चेंज नहीं होता, उसका मुड़ता नहीं है। वही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। अब है
थर्मोसेटिंग प्लास्टिक समझाइए कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं, क्या क्या बनाए जाते थे। देगची के हट्टे और विद्युत प्लग, स्विच प्लग, ये सब क्यों बनता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से। तो देगची का हट्टा क्यों बनता है, तो देगची के हत्थे को बनाने के लिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि थर्मोसेटिंग ऊष्मा का कुचालक होता है और ये आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की तुलना में ये गर्मी सहने की अधिक क्षमता रखता है। क्या कहता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का इस्तेमाल इसलिए कहा जाता है देगची हत्थे बनाने में, क्योंकि थर्मोसेटिंग ऊष्मा का कुचालक है। जब कुचालक होता है और आग का प्रतिरोधक है, आग से भी इसको कुछ नहीं होता है। दूसरे प्लास्टिक के जो होते हैं वो गर्मी सहने की ये ज़्यादा क्षमता रखता है, इसलिए इसका बनता है। दूसरा, विद्युत का स्विच क्यों बनता है। विद्युत स्विच, प्लग, बोर्ड आदि बनाने के लिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि यह प्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है। ये उपभोक्ता को किसी भी प्रकार के विद्युत शॉक से बचा कर रखता है, इसीलिए विद्युत प्लग वगैरह जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाया जाता है। अब आते हैं 8 नंबर, निम्नलिखित पदार्थों को पुनः चक्रित किए जा सकते हैं और पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते, उसमें वर्गीकृत कीजिए। अब इसमें कौन पुनः चक्रित है, कौन पुनः चक्रित नहीं, यानी फिर से किसको बनाया जा सकती है। यहाँ तो पुनः चक्रित किए जा सकते, कौन कौन है, प्लास्टिक के खिलौने, सामग्री लाने वाले थैले, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक के कटोरे, विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण, प्लास्टिक की कुर्सियाँ, ये सब पुनः चक्रित होता है। जिसको नहीं किया जा सकता वो क्या क्या है, टेलीफोन यंत्र, कुकर का हत्था, विद्युत स्विच, ये सबको पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता है। अब है, राना गर्मियों के लिए कमीजें खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीज खरीदनी है चाहिए या संश्लेषित, कारण सहित राना को आप सलाह दीजिए। अब बताइए कि गर्मी के लिए अगर आपको कपड़ा खरीदना है तो संश्लेषित कपड़ा खरीदना चाहिए या सूती। राना गर्मियों के लिए सूती कमीजें खरीदना चाहिए, क्योंकि संश्लेषित कपड़े बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं और फिर शरीर में चिपक जाते हैं, इसलिए पहनने के बाद पसीना बहुत आता है। इसके विपरीत सूती कपड़े हवा को अंदर बाहर आने देते हैं और पसीना सुखा देते हैं। तो कौन सा कपड़ा खरीदना चाहिए राना को, सूती कपड़ा खरीदना चाहिए। उदाहरण देके प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है। प्लास्टिक एक अनभिक्रियाशील पदार्थ है। प्लास्टिक लोहे तथा अन्य धातु की तरह वायु और जल से अभिक्रिया नहीं करता। प्लास्टिक अम्ल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता, इससे उसका आसानी से संक्षारण नहीं होता, अतः ये कह सकते हैं कि प्लास्टिक प्रकृति की असंक्षारक होती है, यानी उसका संक्षारण नहीं हो पाता है, इसलिए वह असंक्षारक है। प्लास्टिक की संक्षारक प्रकृति के कारण हम इससे बने पात्रों में अचार, पानी, दही तथा अन्य खाद्य सामग्री को संचित कर सकते हैं। जैसे लोहा वगैरह उसका संक्षारण होने लगता है, लेकिन इसका संक्षारण नहीं होता है। क्या दांत साफ करने के लिए ब्रश हैंडल शुक्र के एक ही पदार्थ के बनने चाहिए, अपना उत्तर स्पष्ट कीजिए। नहीं, दांत साफ करने के लिए ब्रश का हैंडल और शुक यानी ब्रिस्टल एक ही पदार्थ के नहीं बने हैं, क्योंकि ब्रश का हैंडल किसी सख्त पदार्थ से बना होता है ताकि ब्रश को पकड़ना एक चलाना आसान हो सके। इसके विपरीत ब्रश के शुक मजबूत एवं लचीले रेशे के बने होने चाहिए। यदि शुक की हैंडल की तरह सख्त पदार्थ को बने होंगे तो ये हमारे दांतों तथा मसूड़ों के लिए नुकसानदायक है। इसी कारण के बाहर ब्रश को शुक नायलॉन के रेशे से बनाया जाता है, हैंडल प्लास्टिक से बना होता है। यानी हम जब ब्रश करते हैं दातुन करने के लिए, तो वो ब्रश करने के लिए हम जो हैंडल होता है वो प्लास्टिक का होता है, और उसके जो ब्रश होते हैं जो हमारे दांतों में घसते हैं वो हो जाते हैं नायलॉन के। वही यहाँ बता रहा है, अगर वो भी प्लास्टिक के हो जाएंगे तो वो इतने करेंगे कि हमारे मसूड़ों को नुकसान पहुंचा देंगे। क्वेश्चन नंबर 12, जहां तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इस कथन पर सलाह दीजिए। प्लास्टिक अभिक्रियाशील, हल्का, प्रबल, चिरस्थायी तथा विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए ये बहुत उपयोगी है। परंतु प्लास्टिक जैव अनिम्नकरणीय है, अर्थात ये प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता, इसलिए हमें इसका प्रयोग करते समय 4 सिद्धांतों को याद रखना चाहिए। यानी कि प्लास्टिक ऐसा है कि अगर इसे हम मिट्टी में दबा देंगे तो गल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसी जगह पे हम लकड़ी को डाल देंगे तो वो कुछ दिन में गल के मिट्टी बन जाता है, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। इसीलिए
हमें जो है इसके एक प्रयोग में कुछ सिद्धांतों का ध्यान रखना चाहिए। पहले तो उपयोग कम कीजिए, यानी कोशिश कीजिए कम से कम उपयोग करें। दूसरा, पुनः उपयोग कीजिए, फिर से उसका उपयोग कीजिए, दोबारा तिबारा, यानी बार बार उसी को उपयोग कीजिए नया खरीदने के बजाय। पुनः चक्रित कीजिए, यानी रिसाइकिल, अगर उसको किसी तरह से रिसाइकलिंग करके यूज किया जा सकता है वैसे कीजिए, और पुनः प्राप्त कीजिए। अब फिर से रिसाइकिल किया हुआ को फिर से प्राप्त कीजिए। इस तरह से प्लास्टिक का यूज करना चाहिए। अब है लेसन 13, नंबर क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13। कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान कीजिए। पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर का क्या होगा? यहाँ उत्तर है सबका ऑलरेडी बना हुआ, देखिए उत्तर है। हाँ, पॉलिएस्टर कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ता। पॉलिएस्टर का जो कपड़ा होता है उसमें आसानी से बल नहीं पड़ता। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का जो कपड़ा आता है उसका क्या होता है? ना चिपकने वाले भोजन बनाने के पात्रों के निर्माण में टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है, यानी कि आजकल जो नॉन स्टिकी आ रहा है उस टाइप का। रेयॉन, रेयॉन क्या हो गया? कास्ट लुगदी का उपयोग कर तैयार किया जाता है। रेयॉन को कास्ट का लुगदी बनाकर उससे तैयार किया जाता है। और नायलॉन, नायलॉन कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ता, यानी ये सिकुड़ता नहीं है। जैसे कॉटन को हमेशा ही जरा सा मोड़ के रख दो तो वो सिकुड़ जाएगा, आपको आयरन करके यूज करना पड़ेगा, लेकिन नायलॉन के साथ ऐसा नहीं है। अब आते हैं 14 नंबर पे। 14 नंबर का क्वेश्चन है, संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में हो रहा है, टिप्पणी कीजिए। कैसे हो रहा है देखते हैं। संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है, क्योंकि इसके लिए पेड़ पौधों को काटने एवं जीवों का शिकार करने की जरूरत नहीं होती, जैसे कि प्राकृतिक रेशों को प्राप्त करने के लिए होती है। संश्लेषित रेशे रसायनों द्वारा बनते हैं और रसायन वनों से नहीं प्राप्त किए जाते। संश्लेषित रेशे से यही फायदा है, इसके लिए किसी पौधे को काटना नहीं पड़ता है, नष्ट नहीं करना पड़ता, वनों को नष्ट नहीं करना पड़ता, किसी जीव को हानि नहीं पहुंचानी पड़ती है। इससे जो है आप प्राकृतिक के तौर पे वो होता है रासायनिक का प्रयोग किया जाता है, इससे पेड़ पौधे बच रहे हैं। अब है 15 नंबर। यह प्रदर्शित करने हेतु एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाते हैं और मुड़ जाते हैं उन्हें थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। जैसे पीवीसी और पॉलीथीन एक सेल और पॉजिटिव और नेगेटिव भागों में तारों को जोड़कर उसके साथ बल्ब और थर्मोप्लास्टिक की वस्तु को जोड़ने पर बल्ब नहीं जलता, परंतु इस क्रियाकलाप में थर्मोप्लास्टिक की वस्तु हटा देने पर बल्ब जल जाता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है और अपने में से विद्युत को प्रभावित नहीं होने देता। क्या कहा है? ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाते हैं और मुड़ जाते हैं उन्हें थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। जैसे पीवीसी और पॉलीथीन, पॉलीथीन तो आप लोग सभी देखते हैं, पीवीसी की पाइप आती है। एक सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव भागों में तारों को जोड़कर उसके साथ बल्ब और थर्मोप्लास्टिक की वस्तु को जोड़ने पर बल्ब नहीं जलता है। अगर थर्मोप्लास्टिक जोड़ देंगे तो बल्ब नहीं जलेगा, परंतु इस क्रियाकलाप में थर्मोप्लास्टिक की अगर वस्तु हटा देते हैं तो बल्ब जल जाता है। इससे निष्कर्ष निकलता है थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है और अपने में से विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देता।